चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ नया अपना ये पार्ट 1 फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये है अपना चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। ठीक है गाइस, सो अभी ये एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप लोग को इसको प्रॉपर अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखनी है। ठीक है, जिसको 11th का कंसेप्ट नहीं पता रहा होगा उसके लिए भी ये वीडियो प्रॉपर है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट इसमें यूज किए कि आपको ये चैप्टर गारंटेड 100% समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, और अगर समझ में आए तो प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे सभी लोग का फायदा हो जाए। आप लोग मुझे यहाँ पे ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मैंने इसमें पूरा अच्छे से रिटन नोट्स बनाया है। आप लोग कॉपी एंड पेन लेके जरूर इस नोट्स को लिख लीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज मुझसे इंस्टाग्राम में या फिर कहीं भी कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोग को मैं इसके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जब चैप्टर देखोगे ना तो वहां पे क्या दिया हुआ है कि कैन यू रिकॉल, मतलब आपको ऑलरेडी पहले जो पढ़ा दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कैन यू रिकॉल के बारे में आपको समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो यही इस चैप्टर में पहली बात तो पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस चैप्टर में मैं आपको सर्कुलर मोशन क्या होता है यही बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये समझना है। तो सबसे पहले इसको अगर समझना है तो यहाँ पे अच्छे से देखिए। समझ लो आपके पास कोई भी एक कैसेट है, कैसेट पता है ना, जो जिसमें डीवीडी वगैरह या फिर मूवी देखते हैं वो कैसेट है। ठीक है, तो उसका सपोज, लेकिन उस ऐसा कैसेट है कि उसके सेंटर में कुछ भी ऐसा होल टाइप का नहीं है। ठीक है, पूरा ऐसा कैसेट डायरेक्टली है। ठीक है, तो ये कैसेट है। अब देखो यहाँ पे हर जगह पार्टिकल्स है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, हर जगह पार्टिकल्स है इसमें। ठीक है, हर जगह पार्टिकल्स है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इस किसी भी डिस्क का या फिर किसी भी डीवीडी का जो भी चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, उस सारे ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, स्मॉल स्मॉल, इसमें करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, तो जितने भी पार्टिकल्स है ना उनका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना कुछ तो मास होगा ना। तो सारा का सारा मास सेंटर पे अगर क्या होता है, देखो कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे मास को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है, पूरे मासेस का सेंटर, जहां पे ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक सेंटर वाला पॉइंट जहां पे उस ऑब्जेक्ट के पास जितने भी पार्टिकल हैं उस सारे के सारे पार्टिकल्स का पूरा मास एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो। इसीलिए आपने किसी भी क्लास में आपने देखा होगा कि कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि अपने बुक्स को एक फिंगर पे पकड़ के खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो किसी ना किसी कारण की वजह से नहीं होता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वजह से होता है। तो जिस भी पॉइंट पे वो हाथ लगाता है और पूरे बुक्स को एक ही फिंगर पे खड़ा कर लेता है तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होता है, जहां पे सारे पार्टिकल्स का मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में। क्या देखेंगे अभी हम लोग, काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, पर फिर भी आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि भाई इक्वेशंस होते क्या है। तो 3 टाइप के मोशंस की इक्वेशन होते हैं। ठीक है, v इक्वल टू ut प्लस 1/2at का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता है s इक्वल टू वाला, ऐसा भी लाइन से पढ़ना चाहे आप इनसे लर्न कर लीजिए। ये होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। लास्ट में आता है रियल एंड सूडो फोर्स। सूडो इस वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स यानी रॉन्ग। ठीक है, और रियल मतलब रियल। तो इस फोर्स का ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस ये सब कुछ क्या है। ठीक है, तो भाई पहले समझते हैं कि रियल एंड सूडो फोर्स होता क्या है। ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ के रखा है, पर फिर भी समझ लो। तो समझ लो अभी देखो, रियल फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स में कोई भी रियल ऑब्जेक्ट क्या काम में आते हो, रियल ऑब्जेक्ट जिसमें काम में आते हो। समझ लो ये एक ए ऑब्जेक्ट है और ये बी दूसरा ऑब्जेक्ट है और इन दोनों की वजह से इसमें फोर्स अप्लाई हो गया, दोनों ने फोर्स या कोलिजन हो गया या फिर कुछ भी हो गया। ठीक है, तो जो भी ये फोर्स हो रहा है इसमें रियल ऑब्जेक्ट है, ए बी और बी दोनों रियल ऑब्जेक्ट, आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अब इन दोनों बॉडी में जो भी फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे रियल फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला भी समझते हैं सूडो फोर्स क्या होता है। तो अब सूडो फोर्स में अगर समझ लो ए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है बट कौन कर रहा है ये पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब दिखेगा ही नहीं दूसरा ऑब्जेक्ट। समझ लो कोई भी इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, कहीं से भी अप्लाई हो रहा है, तो इसमें दिखेगा ही नहीं भाई कि ये फोर्स कहां से आ रहा है। मतलब समझ गया कि नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोर्स पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही आपको बताता हूं मैं कैसे समझेगा, रुक जाओ। तो पहले ये ए एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कहीं से भी फोर्स अप्लाई होता है बट अपने को पता ही नहीं कि किधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब डायरेक्शन भी पता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं,
नहीं, वो फॉल्स ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सिंपल सी बात है, अभी देखो एक वर्ड होता है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये बात ध्यान देना, इस वर्ड का मीनिंग प्लीज एंड प्लीज अच्छे से सुन के समझ लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग होता है, ध्यान देना अच्छे से, देखो समझ लो अर्थ है, अर्थ में हम रहते हैं। ठीक है, अर्थ में हम रहते हैं, अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, तो और उसी अर्थ के अंदर हम रहते हैं। अगर अर्थ बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट करेगा तो हम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर अर्थ एक ही बार में रुक जाए तो हम क्या होंगे? हम इस अर्थ के बाहर चले जाएंगे फटाक से। ठीक है, ऐसा हम लोग फटाक से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ भाई बहुत फास्ट रोटेट करता है। अगर अर्थ वेट या रुक गया तो अर्थ के अंदर जितने भी चीजें होंगी, समझ लो अगर कोई भी चीज एक रोटेट कर रही है और अचानक से रुक जाएगी तो क्या होगा? सारी चीजें बाहर चली जाएंगी। तो वैसे ही हमारे अंदर भी होगा। ठीक है, अब समझना, समझ लो एक ट्रेन का डब्बा है। ठीक है, ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है और उसमें आप खड़े हो। ठीक है, तो चलो अब ध्यान देना अच्छे से, यहाँ समझ लो, अगर आपने एक सिक्के, एक कॉइन को, समझ लो ट्रेन चल रही है, ट्रेन अच्छे से चल रही है। ठीक है, उसमें आप बैठे हो सीट में और उसमें आप ऐसा इमेजिन करना। ठीक है, और आपने एक कॉइन लिया और कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो कॉइन कुछ टाइम के लिए हवे में रहेगा। ठीक है, हवे में, समझ गया कि नहीं? तो कुछ टाइम के लिए कॉइन जब हवे में है और ट्रेन चल रही है तो ट्रेन को आगे चले जाना चाहिए ना, ट्रेन आगे चले जाना चाहिए और कॉइन पीछे गिरना चाहिए। मतलब जिस जगह पे आपने सीट पे कॉइन को उछाला था, टॉस किया था, तो वहां से जो कॉइन था वो पीछे आ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन तो तब तक आगे चले जाएगी ना, क्योंकि कॉइन क्या है? कॉइन तो हवे में ना उस टाइम पे और ट्रेन चल रही है। बट ऐसा नहीं होता है, कॉइन उसी जगह पे गिरता है। ठीक है, ये वर्ड्स को बार बार आप समझ सकते हो। समझ लो एक ट्रेन चल रही है, आप सीट में बैठे हो, कॉइन को आपने टॉस किया, तो कुछ टाइम के लिए जो कॉइन रहेगा वो हवे में रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ट्रेन आगे चली जानी चाहिए और कॉइन थोड़ा सा पीछे गिरना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्रेन के अंदर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? जैसे अर्थ के अंदर हम है तो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट होता है और हम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे अर्थ कैसा भी रोटेट करे, कितनी भी स्पीड से रोटेट करे। ठीक है, तो वैसे ही ये ट्रेन के अंदर भी जितनी भी बॉडी रहेंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इफेक्ट पड़ेगा और ये कॉइन को कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। रिजल्टेंट जो रियल फोर्स रहेगा वो एकदम एक्यूरेट रहेगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो फोर्स इस कॉइन पे अप्लाई हुआ, जो भी फोर्स इस कॉइन पे अप्लाई हुआ कि भाई कॉइन मेंटेन रहे, एक ही जगह पे सारे फोर्स कांस्टेंट हो, तो उन्हीं फोर्सेस को हमको पता है कि किसने लगाया? नहीं, तो किसने लगाया? पर ये पता है, दिख नहीं रहा है वो चीज, लगाया किसने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने लगाया है। ठीक है, तो ऐसे वाले फोर्स को हम सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात को एकदम ध्यान में रखना अच्छे से आप लोग। ठीक है, ये बार बार अगर आप देख लोगे, ऐसा आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये चीज एकदम अच्छे से समझ के रख लो। ये कॉइन वाला एग्जांपल ना सूडो फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है और आगे चल के ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी आपको काम आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई एकदम बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो अपने को रोटेशनल डायनेमिक्स में लगने वाला है, तो ये कंसेप्ट समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप चाहो तो कॉपी और पेन में आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब आपको ये लर्न रहना चाहिए। अगर आपको याद है ये सारी चीजें ना, तो ही आप कुछ भी पढ़ पाओगे, वरना नहीं आएगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कंसेप्चुअल एकदम नोट्स है मोशन का। ठीक है, ये आपको समझ के लेना एकदम इंपॉर्टेंट है, चाहे तो लिख लो, जो भी करना है कर लो, बट आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये लर्न नहीं तो आपको फिजिक्स तो भाई आएगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब समझ लेते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, तो अभी एक डिस्प्लेसमेंट होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आप पढ़ोगे और 11th में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो अच्छी बात है, यहाँ भी देख लो। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉर्मली लीनियर मोशन के लिए होता है। किसके लिए? लीनियर। और ये होता है सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन क्या होता है आप पढ़ोगे अभी थोड़े टाइम पे, बस इतना है। उसके पहले के टर्म्स तो पढ़ लो। ठीक है भाई, जो जो यूज होंगे उसमें, तो सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन दो टाइप के होते हैं। लीनियर मोशन में क्या होता है, समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये रोड है या फिर कोई भी जगह है, यहाँ फोर्स अप्लाई किया, ये सीधा एकदम जाएगा, तो इसमें जो भी मोशन हो रहा है ये लीनियर रहेगा। सर्कुलर में पंखे के जैसे घूमेगा, और क्या, बस इतना ही है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जो एक ये बॉडी है जो ये प्लेस होके यहाँ से यहाँ तक जाएगी, अपने प्लेस को क्या करेगी? चेंज करेगी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस होना। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, या थीटा से। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो डी या तो एस, कैसे भी करके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ये सब डिस्टेंस ही होता है। डिस्टेंस यानी कि आपको पता ही है। ठीक है, एक नॉर्मल सा मेजरमेंट, ठीक है, लेंथ का। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एंगल होता है, ध्यान देना इस वर्ड को अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट समझना। एंगल थ्रू विच
एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ध्यान देना अच्छे से, समझ लो ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से और फिर से घूम घूम के वापस से ए पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इतना आपको समझना। तो एक सर्कुलर पाथ बना रहे हैं ना, समझ गया, और इसका फिर एक सेंटर भी रहेगा, ये भी समझ गया आपको। तो फिर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझना है। तो इसने यहां से स्टार्ट किया था ए पॉइंट से और समझ लो चल चल के और यहाँ पे रुक गया। ठीक है, यहाँ पे समझ लो हमें कोई पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे है। ठीक है, तो यहां से लेकर के अब डिस्प्लेसमेंट समझना है, सर्कुलर पाथ ऑलरेडी कर रही है, ऐसा घूम रहा है, बट हमको बीच में से कोई भी 2 पॉइंट का चीज चाहिए, मतलब कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, चलो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में 2 फाइनल और इनिशियल पॉइंट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समझ लो ये इनिशियल था और ये फाइनल पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट के बीच में एंगल कितना है, वो थीटा है, और यही थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या है, एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और यही थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जितना भी ये एंगल क्रिएट होता है यहाँ से, ये इनिशियल से लेके फाइनल तक के बीच में, यही थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो एंगल की यूनिट्स या तो रेडियन होगी या तो फिर डिग्री होगी। ठीक है, तो आप रेडियन में हमेशा मेजर करना। ठीक है, और ये जो क्या है, ये एक नॉर्मल सा यहाँ पे आर्क है। ठीक है, ये क्या है, आर्क है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, मतलब एक जस्ट यहाँ से एक आर्क है एस। ठीक है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से लेके और ये मतलब जो फाइनल पॉइंट है यहाँ तक का आर्क एक डिस्टेंस है, और ये एक एंगल है जो कि बीच में एंगल बना रेडियस के पास। ठीक है, सेंटर में, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेके ये एक अपना रेडियस है। ठीक है, तो इतना आपको समझ के रखना है। यही है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। एस क्या है, अपना नॉर्मल सा डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। थीटा क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है नॉर्मल। तो ये एक लेंथ है, जस्ट मेजरमेंट है लेंथ का। ठीक है, और इसमें हम लोग मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, समझ लो आप ए जगह पे कोई खड़े हो, ठीक है, और आपको बी जगह पे जाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है पहले वो समझ लो, फिर डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ। तो यहाँ से आप मूव कर करके कैसे भी यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने ट्रेवल कर करके कितना किलोमीटर, समझ लो 10 किलोमीटर आपने चला। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो मिनिमम है, सबसे कम डिस्टेंस, सबसे कम वाला रास्ता, तो यहाँ पे कितना होगा यार, एटलीस्ट 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर ये क्या होता है, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इसकी भी यूनिट मीटर होगी, क्योंकि ये भी क्या है, डिस्टेंस, एकदम डिस्टेंस या लेंथ का मेजरमेंट है, इसके लिए इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, अपने पास रेडियन है, रेड ऐसा हम लिखते हैं, रेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रेडियन। ठीक है, और इसका डिनोशन क्या है, किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा से। इसको हम लोग नॉर्मली किसी से भी डी या एस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे अभी क्या सीखा था, डिस्प्लेसमेंट। अब समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक ओमेगा, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन एंगल, ध्यान देना अच्छे से, पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जो भी पोजीशन एंगल का पोजीशन चेंज होता है। सपोज यहाँ पे एक ये एंगल था, पहले यहाँ पे था अपना ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे थीटा इतना सा रहेगा। फिर यहाँ से ट्रेवल करके समझ लो, ये यहाँ ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो फिर ये ऐसे बनेगा, और इसका जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो यही पोजीशन ऑफ एंगल चेंज होता है। ये जो एंगल है, पोजीशन इसका चेंज होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, विद टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक गया था तो कुछ टाइम लगा था, अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ टाइम लगेगा ना। ठीक है, तो वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन टी। क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन टी। टी मींस टाइम होता है, ओमेगा ये है एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा मींस क्या होता है, ये एक अपना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वही ना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। समझा कि नहीं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, थीटा फाइनल में कितना था इसका और थीटा इनिशियल पे कितना है, ये फाइंड कर सकते हो। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है, एंगुलर जो वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकंड। क्यों? क्योंकि डी थीटा ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका रेडियन होता है यूनिट, और टाइम है इसका होता है सेकंड यूनिट, तो रेडियन पर सेकंड, इसलिए यहाँ पे रेडियन पर सेकंड यूनिट आ गया। ठीक है, अब वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था, पोजिशन ऑफ एंगल और एंगुलर वेलोसिटी था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, बट इसमें क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, एस पर यूनिट टाइम यानी अपॉन में टाइम, और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं और नॉर्मल एक्सीलरेशन को ए से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी कि जो एक्सीलरेशन होता है ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, यानी कि अभी इसके पहले हम लोगों ने जैसे यहाँ पे डी थीटा लिया था वैसे यहाँ पे डी ओमेगा लेंगे, क्योंकि इस बार वेलोसिटी की बात हुई है। ठीक है, और अपॉन में टाइम, तो डी ओमेगा यानी कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, डी मतलब चेंज होता है। ठीक है, ये डी और ओमेगा लिखा, ओमेगा नॉर्मल अपना वेलोसिटी है और डी मतलब चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको, और अपॉन टाइम। अब इसका यूनिट कैसे आएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। कैसे, तो सिंपल सी बात है, डी ओमेगा अपॉन टी है, और डी ओमेगा यानी कि ओमेगा, ओमेगा क्या होता है डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन टी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये अपॉन में एक टी बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो डी थीटा है इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड है बट स्क्वायर, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया, ये बात आपको समझ के रखना है। तो अल्फा का फॉर्मूला ये भी सेम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपको समझ के लेना है कि भाई देखो, अभी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, फिलहाल यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, एक्चुअली ये वेलोसिटी आएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रहेगा। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, सिंपल सी बात है, मीटर पर सेकंड होता है, और ये टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, तो मीटर अपॉन, ये सेकंड अपॉन में आ जाएगा ना, तो सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा इतना आपको आता ही है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट फिर वेलोसिटी। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। अगर मैंने पूछा कि एक्सीलरेशन क्या होता है तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैंने पूछा वेलोसिटी क्या होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्या बताओगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। तो ये था इंपॉर्टेंट और बेसिक्स जो अब तक आपको जानना था। अब आते हैं हम लोग अपने मेन सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो अब समझते हैं सर्कुलर मोशन भाई एग्जैक्टली क्या होता है। तो चलो, अब बहुत अच्छे से आपको समझना है और ज्यादा कुछ नहीं है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि कुछ सर्कल टाइप का कुछ तो है। ठीक है, और इसका एक सेंटर है, बस इतना आपको अभी पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है फटाफट, मतलब गोल गोल घूम रहा है, बस खत्म कहानी, वही होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि द मूवमेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मूवमेंट या फिर एक मोशन along the circumference of सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस, सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, ये जो पूरा पाथ है ना, ये पूरा का पूरा पाथ ये सर्कमफरेंस है। ठीक है, तो along with the circumference of the circle, यानी कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle is nothing but rotational और सर्कुलर मोशन। ठीक है, रोटेशनल सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल सर्कुलर मोशन डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अभी आगे आप इसके बारे में पढ़ोगे, बट ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of the circle। खत्म, बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, डिफरेंस में बताऊंगा कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है, वो आपको पता चलेगा आगे चल के। अभी जस्ट थोड़े टाइम बाद आप वेट कीजिए, समझ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो सर्कुलर मोशन क्या है, बस कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो सर्कल में यानी कि गोल गोल राउंडेड में घूम रहा है उसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ लो, मैं बोल रहा हूं कि ये एक घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, तो इसका एक कोई सेंटर भी रहेगा ना,
तो मैं सेंटर को इस वक्त क्या यूज करूंगा, एक्सिस वर्ड यूज करूंगा। क्या वर्ड यूज करूंगा, मैं बोलूंगा कि ये अपना सेंटर एक एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्सिस को सेंटर समझ के, एक्सिस को सेंटर मान के ये अपना ऑब्जेक्ट घूम रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलार सिस्टम में अपना अर्थ सन को समझ के घूमता है, सन को एक्सिस समझता है और अपना अर्थ अगल बगल उसके रोटेट करते रहता है, रोटेट करते रहता है। बट एक्सिस से उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, मतलब ज्वाइंट नहीं होता है कि भाई ज्वाइंट रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस बीच वाले सेंटर को मान के अपना ऑब्जेक्ट और मूव करते रहता है हमेशा। इस चीज को आपको समझ के लेना है, ठीक है। तो ये था सर्कुलर मोशन, जैसे कि सोलार सिस्टम में अपना अर्थ घूमता है सन के अलोंग, यानी कि सन के अगल बगल घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। तो ऐसे वाले मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जबकि उस एक्सिस से यानी कि सन से और अर्थ का कोई भी फिजिकली कनेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। ये आपको समझ के लेना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं, लेकिन बस एक वर्चुअल फोर्स जरूर अप्लाई होता है। ये सन है, समझ लो, ये सन के और ये समझ लो अर्थ है, तो अर्थ के बीच में एक वर्चुअल फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वो आप आगे चल के समझोगे, ठीक है। तो अभी आप सर्कुलर मोशन समझ चुके हो, जस्ट एक मूवमेंट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, बस, ठीक है। इसके दो और एक चीज और बेस्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ले लो। अपने अर्थ के अलोंग अगल बगल अपना जो हम लोग यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं, तो वो सैटेलाइट अच्छा खासा मूव करता है, तो उसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अभी पढ़ लो, आगे चल के फायदा होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। देखो एक वर्ड होता है जिसका है यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म का मतलब आपके स्कूल के ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट या फिर ना चेंज होने वाला, स्टैटिक एकदम, ठीक है। ये समझ के लेना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो एंगुलर स्पीड होगी और एक्सीलरेशन ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब कितना भी कुछ भी मोशन हो, कितना भी तेज से या स्पीड से ये ऑब्जेक्ट घूमे, बट वो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपको समझना है। जबकि वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो जबकि एंगुलर वेलोसिटी ये चेंज होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद कर लो। कभी भी किसी ने भी पूछा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि एक ऐसा मोशन जिसमें एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट होते हैं, जबकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डायनेमिक या फिर चेंज होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये अच्छे से आपको समझ के लेना है। दूसरी बात क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्या होता है, दोनों के दोनों एकदम चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही थी, तो इसमें क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सीलरेशन भी चेंज होता है। क्योंकि अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन तो भाई चेंज होता है। अभी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन चेंज होगा। समझ गया कि नहीं। यानी कि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एक्सीलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, अपना ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझ के रखनी है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, अगर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। ये समझ के लेना है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यानी कि इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि ना ही एंगुलर स्पीड, ना ही एंगुलर वेलोसिटी, ना ही एंगुलर एक्सीलरेशन, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन के टाइप्स पढ़ लिए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि बहुत इजी है। पहली बात तो क्या है कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। इसका बोलने का मीनिंग क्या है पता है, अभी आपने सीख लिया है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। सिंपल सी बात है, इफ वेलोसिटी चेंजेस देन एक्सेलरेशन विल आल्सो चेंज, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो सिंपल सी बात है भाई एक्सेलरेशन चेंज होगा। ये अभी आपने सीखा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसका कि इट इज पीरियोडिक इन मोशन। अब सिंपल सी बात है, अपना अर्थ हर एक 365 डेज में एक जगह पे वापस से आता है, फिर हर एक 365 डेज में वापस से उसी जगह में आएगा, फिर अगले 365 डेज में फिर से उसी जगह में आएगा। मतलब हर एक 365 डेज में बार बार वो अपना अर्थ उसी जगह पे बार बार आते रहता है। जिसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये पीरियोडिक है ना,
पीरियोडिक एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बार बार उसी जगह पे होना, यानी कि बार बार मतलब रिपीट होना, ठीक है। तो पीरियोडिक इन नेचर होता है ये अपना सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट बार बार उसी पोजीशन पे आता है, क्योंकि वो भाई सर्कुलर पाथ कर रहा है, स्ट्रेट पाथ नहीं ले रहा है, वो सर्कुलर पाथ में, तो बार बार उसी जगह में तो आएगा ही, ठीक है। तो इसीलिए पीरियोडिक इन मोशन होता है, यानी कि पार्टिकल्स रिपीट्स इट्स पाथ अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग मोशन। जब कोई भी पार्टिकल मोशन करेगा तो अपने पाथ को रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन, बार बार। जैसे एक अर्थ सन के अराउंड जब रोटेट करता है तो वो अपने एक सेम पोजीशन में हर एक 365 डेज में पीरियोडिक होता है, मतलब बार बार आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज पीरियोडिक इन मोशन। और दूसरा क्या था, इट इज एक्सीलरेशन मोशन, ठीक है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये आपको समझ के लेना था, ठीक है। चलो अच्छे से आपको समझ गया होगा, रिपीट करके आप रिवाइंड करके वीडियो को वापस से देख सकते हो, आपको सब अच्छे से समझेगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। समझ लो ये अपना सर्कल है, यानी कि जिसको हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, ये अपना अच्छा खासा अर्थ या कोई प्लैनेट या कोई ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है। तो ये अच्छा खासा इसके अगल बगल मूव हो रहा है, और ये अपना सेंटर था जिसको एक्सिस समझ लिया था, जिसको एक्सिस समझा था हमने कि भाई इसके अलोंग ही घूमना है, यानी कि सर्कुलर मोशन अगर हमको करना है तो हम इसको ही अपना एक्सिस मानेंगे, अपना सेंटर मानेंगे, और इसके अगल बगल घूमेंगे विद एक फिक्स रेडियस में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मतलब यहाँ से फिक्स रेडियस मतलब एक परफेक्ट रेडियस होगा, उसी रेडियस पे हम घूमेंगे बार 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 बार, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और ये इसके बीच में जो भी एंगल क्रिएट होगा, वो क्या रहेगा, ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो एंगल बनेगा वो एंगल को थीटा बोलेंगे, वो थीटा क्या रहेगा, अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, भाई कितना डिस्प्लेसमेंट किया। बट यहाँ पे अभी कोई भी दो पोजीशन की बात नहीं चल रही है, बस सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स जा रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये अच्छे से पूरा कंसेप्ट था, आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इतना एग्जाम में लिखिए, सब समझेगा। थोड़ा सा डीप में और समझ लेते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेशन की वजह से होता है, उस एक्सीलरेशन का नाम है रेडियल एक्सीलरेशन। क्या नाम है, रेडियल एक्सीलरेशन, क्या नाम है उसका, रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और रेडियल एक्सीलरेशन को हम लोग AR ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और रेडियल एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी आप ये सब फॉर्मूला आगे चल के समझोगे, लेकिन आपने 11th में भी ये चीज समझ के रखी है, बस इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। तो AR यानी रेडियल एक्सीलरेशन, और इसी की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और एक्सीलरेशन ये दोनों कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बट वो जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, बट कितना, तो वो क्या है, रेडियल एक्सीलरेशन है। रेडियल मतलब जो राउंड राउंड ऐसा रेडियस के अलोंग मूव करता हो, जैसे जैसे रेडियस मूव करेगा, क्योंकि भाई जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रेडियस, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रेडियस, ठीक है। तो जैसे जैसे रेडियस मूव करेगा वैसे वैसे उसका एक्सीलरेशन भी मूव करेगा। इसके लिए रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, निगेटिव। बट निगेटिव क्यों, अभी समझाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर, और आर का वेक्टर या फिर कुछ भी समझ लो, अगर वेक्टर में समझ रहे हो, अगर मैग्नीट्यूड में समझ रहे हो तो नॉर्मल AR इक्वल टू माइनस ओमेगा आर, बट यहाँ माइनस नहीं लगाओगी क्योंकि हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। बट जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो निगेटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान देना। डायरेक्शन की जब बात आती है तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ये आपको पता है, और कोई भी जब डायरेक्शन नहीं होता है तो कोई साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया रेडियल एक्सीलरेशन में, सिंपल सी बात है, ये रेडियस है इस साइड और एक्सीलरेशन किस साइड है, उसके अपोजिट है। तो आप देख सकते हो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है, रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा रेडियल एक्सीलरेशन में, समझ गया, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा समझ के लेना था। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, अभी आप इसके सारे, अभी बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा जो कि आपको अच्छे से समझेगा, बहुत सारी चीजें आपको एक झटके में समझ जाएंगी। अभी बहुत सारी चीजें हैं जैसे डी थीटा का ऐसा वेक्टर, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी है, लेकिन अभी थोड़ा सा 1 मिनट और आप वेट कीजिए, आपको समझेगा, 1 मिनट बस। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले समझ लो कि होता क्या, क्योंकि अभी हमने इसका भी टाइप पढ़ा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उससे पहले ये जो चीज है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ओमेगा और थोड़ा डायरेक्शन के बारे में, ये अभी आपको समझेगा, उससे पहले हम रोटेशनल मोशन समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो रोटेशनल मोशन यहाँ पे क्या होता है उससे पहले, जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, बस थोड़ा सा उससे पहले रोटेशनल मोशन समझ लो, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है,
ध्यान देना अच्छे से, सर्कुलर मोशन क्या था, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल और जिसमें एक्सिस सेंटर में रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का और एक्सिस का कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एक्सिस है वो अपने ऑब्जेक्ट से कहीं दूर है, बाहर है, एक्सटर्नल पोजीशन पे है, ठीक है, आउटसाइड है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अब रोटेशनल मोशन की बात आई है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, आपने देखो वो जो फिरंगी आती है ना घुमाने वाली, आपने देखा होगा, ऐसा समझ लो यहाँ पे पाइप है और इसके अगल बगल ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा फिरंगी टाइप का, आप उसे घुमाए होंगे, ठीक है, तो ऐसा मोशन क्या है, ये रोटेशनल मोशन होता है। आप नीचे से यहाँ पे पकड़ के इसको रोटेट कर दोगे तो ऊपर का रोटेट करते रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। बट कैसा, ऐसा कैसे, तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर का घूमने वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो इस एक्सिस से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे कोई ऐसा सन की और अर्थ की कोई कनेक्टिविटी है क्या, दोनों जुड़े हुए हैं क्या, नहीं, तो ऐसे वाले मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते थे हम लोग। बट ऐसे वाले यहाँ पे जिसमें एक्सिस कनेक्टेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ लो ये एक चीज डिस्क है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरा डिस्क मूव कर रहा है, लेकिन इसके सेंटर में कौन गया है, एक्सिस। जब एक्सिस मूव करेगा तो ये डिस्क भी मूव करेगा, यानी कि ये एक्सिस जो है और ये डिस्क जो है ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब इस डिस्क के सेंटर से ही एक्सिस गया है, ठीक है, तो ऐसे वाले मोशन को रोटेशनल मोशन बोलेंगे, जिसमें ये रोटेशनल मोशन में सारे के सारे पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे। समझ गया, समझ गए, ये ऐसा मूव करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स, जितने भी इस डिस्क में पार्टिकल होंगे सबके सब ऐसा मूव करेंगे एक्सिस के अलोंग, जैसा एक्सिस घूमेगा वैसा ये डिस्क भी घूमेगा, ठीक है, तो ऐसे वाले मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। बट इसके पहले वाला क्या था, वो क्या था, सर्कुलर मोशन, जिसमें डिस्क की या फिर कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट की एक्सिस से कनेक्टिविटी नहीं होती है, जस्ट वो एक फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। बट यहाँ पे ये डिस्क जो है ये अपने इस एक्सिस से कनेक्टेड है, एक्सिस मूव करेगा, डिस्क भी मूव करेगा, समझ गया। और इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अलोंग रोटेशनल मोशन हो रहा हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर एक्सिस इज ऑलवेज अलोंग विद दैट ऑब्जेक्ट, जिसमें जो एक्सिस होगा उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच रहेगा, और उस एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गया अच्छे से। एग्जांपल के लिए रिजिड बॉडी, यानी कि ये डिस्क एक रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब एक हार्ड बॉडी, रिजिड बॉडी इज मूविंग अलोंग कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक किसी भी कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जब कोई भी रिजिड बॉडी मूव करती है, कॉमन एक्सिस के अलोंग कोई भी अपनी रिजिड बॉडी अगर मूव करती है रोटेशनली, तो ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ गया होगा कि सर्कुलर मोशन में कोई भी एक्सिस की कनेक्टिविटी नहीं होती है, एक्सिस दूर होता है ऑब्जेक्ट से, कनेक्टेड नहीं होता है ऑब्जेक्ट में, बट रोटेशनल मोशन में एक्सिस खुद ऑब्जेक्ट के बीच में से निकल जाता है। समझ लो ये अपना डिस्क है तो इसके बीच में से ऐसा फाड़ के निकल जाएगा और फिर ये पूरा का पूरा डिस्क मूव करेगा, अगर एक्सिस मूव करेगा तो डिस्क भी मूव करेगा, जैसे हमने फिरंगी बचपन में ऐसा घुमाया था, ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन का एग्जांपल था, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं थोड़ा सा एक चीज और, फिर हम लोग उस चीज को देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वाली चीज को, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि समझ लो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझ लो। ये एक चीज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, बट ये जब यहाँ से मूव किया, ठीक है, जब मूव कर रहा होगा तो हमको भाई कैसे पता चलेगा कि ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये चीज अभी हमको समझनी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना है। ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था, एंगुलर वेलोसिटी ये चेंज हो रही थी, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही थी, जबकि एंगुलर स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यूसीएम में क्या होता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज होती है, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, जस्ट आपको एग्जांपल समझना है राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो राइट हैंड थंब रूल कैसा होता है, ऐसा कुछ आप ये डायग्राम में देख रहे हो। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड वगैरह मत देखो, मैंने यहाँ से डायग्राम आपको दिखाने के लिए यूज किया ये, ठीक है, तो इस पे अभी आप ध्यान मत दो। लेकिन ये जो यहाँ पे हैंड दिखाया है, इस हैंड का प्रॉपर आप शेप देख सकते हो कैसा है, ये एक पूरा लाइन है समझ लो, ठीक है, इस चीज को पकड़ के रखा है, स्ट्रेच किया है, इसको ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया है, इसको कर्ल्ड किया है, ठीक है। तो ये जो पूरा राइट हैंड थंब रूल है ना, ये क्या बोलता है कि ये जो कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, जो भी किसी भी चीज को ये पकड़ के रखा है और ये आउट स्ट्रेच किया है और ये फिंगर है, ठीक है, तो ये फिंगर यहाँ पे क्या शो करेगा, ये जो फिंगर है यहाँ पे फिलहाल क्या शो करेगा, डायरेक्शन चेक करने में, जब हम डायरेक्शन चेक करेंगे किसी भी एंगुलर वेलोसिटी का, तो क्या शो
करेगा, यहाँ पे ध्यान देना कि कोई भी सर्कल है, सर्कल का रोटेशन मतलब किस रोटेशन में हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा रोटेट हो रहा है, ये शो करेगा अपनी कर्ल्ड फिंगर। और फिर जो ये थंब का डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में रहेगा वो डायरेक्शन शो करेगा अपने को कि भाई उस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप अप्लाई करो राइट हैंड थंब रूल। ये मोशन है, मतलब अपनी फिंगर्स को इसके अलॉन्ग मूव करो, और ये जब मूव करोगे तो आपका थंब ऊपर की तरफ रहेगा। समझ गया, जब आपका थंब ऊपर रहेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका मोशन ऐसा आपकी कर्ल्ड फिंगर के डायरेक्शन में। बट इसमें आ जाओ, जब आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लो तो आपका जो फिंगर रहेंगे ना वो ऐसी मूव करेंगे। आप करके ऐसा परफॉर्म करके देख सकते हो। ठीक है, जब ऐसा मोशन होगा तो आपका फिंगर ऊपर रहेगा। ठीक है, जब आपका मोशन ऐसा होगा तो आपका फिंगर नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। फिलहाल ये दोनों डिफरेंस नहीं है इसमें कुछ भी, बस ये राइट हैंड थंब रूल लगाया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फटाफट इसको समझ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें सब कुछ चेंज होता है। इसमें एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, और इसमें जो वेलोसिटी है यानी कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ये भी चेंज होगा, और एंगुलर जो अपना एक्सीलरेशन ये दोनों भी चेंज होंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सबके सब डायनेमिक रहेंगे, सब चेंज होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि इसमें क्या चेंज होगा, वेलोसिटी भी यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर यहाँ पे एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। तो एक फैन का एग्जांपल लेते हैं। समझ लो एक फैन घर में अपने फिक्स पोजीशन पे चल रहा है, अभी समझ लो चल रहा है, फैन एकदम रन कर रहा है, अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे अब ऐसा तो नहीं है कि समझ लो 10 मिनट 1 घंटे तक चल रहा है और 1 घंटे के बाद अपने आप अचानक से उसकी स्पीड डबल या ट्रिपल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 घंटे तक जैसे फैन चल रहा था वैसे का वैसा दूसरे घंटे भी चलेगा, तीसरे घंटे भी चलेगा। समझ गया, तो फैन उसी सेम स्पीड में चलेगा। समझ गया कि नहीं इतना। तो जब फैन एकदम सेम स्पीड में चल रहा है मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, मतलब उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जब फैन परफेक्ट पोजीशन पे आपको हवा दे रहा है उस टाइम पे। ठीक है, बट हम कौन से कंडीशन की बात करेंगे, जब फैन जस्ट स्टार्ट हो रहा है चलने के लिए, और या फिर जब अपना फैन बंद होगा। ठीक है, जब आप स्विच ऑफ करोगे तब अपना फैन बंद होगा, तब क्या कंडीशन रहेगी, और जब आप स्विच ऑन करोगे तब जब फैन स्टार्ट होगा चलने के लिए तब उसकी कंडीशन क्या रहेगी, तब वो परफॉर्म करेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गया, उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया मतलब उसमें क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन ये दोनों चेंज होंगे। तो सेम वही राइट हैंड थंब रूल आपको लगाना है। और एक चीज और, जब भाई डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड है और वेलोसिटी के ऊपर एक्सीलरेशन डिपेंड है, मतलब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर रहेगा उधर एक्सीलरेशन का भी रहेगा, और जिधर डिस्प्लेसमेंट का रहेगा उधर ही वेलोसिटी का भी रहेगा। समझ गया, ये चीज आपको समझनी है, यानी कि जिधर जिधर भी ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा उधर ही सेम एंगुलर एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन रहेगा। सिंपल सी बात है, समझ गया आपको। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप लगाओ राइट हैंड थंब रूल, तो इसके तरफ आप करो अपना थंब और इधर आप करो अपनी कर्ल्ड फिंगर। ठीक है, तो आपको मिलेगा ऊपर का डायरेक्शन। बट जब आप यहाँ पे करोगे तो आप करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ध्यान देना, जब फैन बंद होगा, जब फैन बंद होगा तब क्या कंडीशन होगी, और ये जब फैन इनिशियल यानी कि स्टार्ट हो रहा था, जब फैन स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे जब फैन स्टॉप हो रहा था। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो जब फैन स्टार्ट हो रहा था तो एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा था, समझ के लेना अच्छे से। और जब देखो ध्यान देना अच्छे से कि वेलोसिटी यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही थी, और जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो क्यों इंक्रीज होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी तभी इंक्रीज होगी जब एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा। भाई कार में गाड़ी में आप एक्सीलरेशन लगाओगे तभी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, समझ गया कि नहीं। जब एक्सीलरेशन बढ़ेगा तभी तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, समझ गया कि नहीं, सिंपल सा। तो उनका डायरेक्शन दोनों का सेम है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, समझ गया। यानी कि अगर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन परफॉर्म हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, मतलब उन दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। बट जब कोई भी अपना फैन स्टॉप हो रहा है, बंद हो रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, तो उस टाइम पे अपना एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी तो एकदम अपोजिट रहेगी ना। क्यों, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो सेम कंडीशन में रहेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन सेम कंडीशन में रहेगा, वो हमेशा इंक्रीज ही होता रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन ट्राई कर रहा है,
अभी भी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि वो फैन के मोशन को बंद कर सके, इसलिए एक्सीलरेशन अभी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट किस लिए इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वो वेलोसिटी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला सके, बंद कर सके उसको, समझ गया? इसलिए एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन तो बढ़ेगा बट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और इसके लिए इनका जो मोशन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। इसके लिए जो एंगुलर यहाँ पे वेलोसिटी है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और ये जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर कैसा भी साइमल्टेनियसली हो सकता है, बट अपोजिट रहेगा। ये बात ध्यान रखना, चाहे ऊपर रखो नीचे रखो, बट अपोजिट रहेगा। यानी कि जो वेलोसिटी है और जो एक्सीलरेशन है ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा इंक्रीज ही होता है, चाहे वो पहले इनिशियल टाइम पे क्या रहेगा, जब इनिशियल कंडीशन रहेगी तो एक्सीलरेशन स्पीड देने के लिए बढ़ेगा, और जब फाइनल कंडीशन आएगी तो एक्सीलरेशन उस वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए एक्सीलरेशन बढ़ेगा। समझ गया? ये बात धरना, ये सब मोटर के अंदर काम होता है ऐसा। ठीक है, इसको आपको समझ के लेना है। तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब फैन स्टॉप होता है, या कोई भी मशीन कोई भी मोशन बंद होता है, या फिर स्टॉप होने वाला होता है, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे जो भी अपना मोशन है वो यानी कि एक्सीलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। बट जब कोई भी चीजें मतलब या इनिशियल या स्टार्ट होती है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। तो ये चीज आपको समझ गया होगा। ये फैन का बेस्ट एग्जांपल था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा नहीं था ये चीज थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब समझ लो ये कोई भी चीज रोटेट कर रही है, डायरेक्शन डायरेक्शन आपको समझ गया कैसे देखना। ये भी राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आपको समझ चुका है। अब हम समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से भाई इसका पूरा मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है, मतलब अपना ऑब्जेक्ट कितने बार रोटेट हो रहा है। मतलब समझ लो 10 बार 50 बार कितने बार रोटेट हो गया अपना अर्थ, अब तक 365 कर करके कितने बार रोटेट हुआ रहेगा, वो अपनी फ्रीक्वेंसी है। फिर रोटेट होने में कितना टाइम लगा, तो वो है टाइम पीरियड। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, तो एंगुलर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा 2 पाई यानी कि 360 एंगल, और एन मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात आपको समझ के लेनी है, और यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2 पाई और n का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपॉन 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये आपने कब का पढ़ के रखा है, n का फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो इसको। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यानी कि n की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टाइम पीरियड। समझ गया? तो n की जगह में क्या आएगा? 2 पाई 1 अपॉन टी, यानी कि 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय टी क्या होता है? एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है। टाइम पीरियड दिया है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो आप फटाक से निकाल सकते हो क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है 2 पाई n का, अगर फ्रीक्वेंसी दिया तो 2 पाई n, टाइम पीरियड दिया तो 2 पाई बाय टी। ठीक है, ये आपको समझ के लेना है, पढ़ के लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ठीक है, तो रोटेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, रोटेशन नहीं रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी यानी कि v के बीच में और ओमेगा के बीच में रिलेशन। तो ये रिलेशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था अच्छा खासा 11th में, याद कर लो इसको फटाक से, या तो चाहे आप इसको याद कर लो। ये फिलहाल वेक्टर कंडीशन में है। ठीक है, और देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये जो नीचे वाला ये मैग्नीट्यूड कंडीशन में है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्या याद करना है? ओमेगा आर। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो रेडियस होगा, फिर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और v वेलोसिटी है नॉर्मल वाली। ठीक है, ठीक है, तो जो ये नॉर्मल वाली वेलोसिटी है ये किधर से आ रही है? तो ये है अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये थोड़ा सा आपको और डीप में समझना पड़ेगा। समझ लो मैंने थोड़ा सा ही पार्ट लिया और यहाँ पे मूव कर रहा था, मोशन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ये मोशन परफॉर्म कर रहा है जब, तब तो भाई ठीक है ये अपना ओमेगा कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर जूम करके एक छोटे, समझ लो अपना सन के अलोंग जो अपना अर्थ घूम रहा है, लेकिन जब हम बहुत दूर से देख रहे हैं तब अपने को लगता है, महसूस होता है, फील होता है कि अर्थ घूम रहा है ना। लेकिन अगर हम एकदम अर्थ के एकदम पास में चले जाएंगे तो अपने को क्या लगेगा कि अर्थ स्ट्रेट भाग रहा है। ठीक है, अर्थ सीधा भाग रहा है। तो वो जो सीधा भाग रहा है जो लगता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस जब हम दूर से देखेंगे ना तब हमको समझेगा कि अर्थ बहुत तेज तेज घूम रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट जब हम पास में जाके देखेंगे तो अपने को लगेगा कि अर्थ स्ट्रेट चल रहा है। समझ गया? उसकी वही वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी पॉइंट और पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। किसी भी पॉइंट पे ये डिफरेंट हो सकती है, हर एक पॉइंट पे चेंज होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो ये वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इसके लिए आप याद रखना, तो v क्या है? ये वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। r रेडियस ऑफ सर्कल। फिर ये आप रिलेशन याद रखना। दूसरी बात है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी
वेलोसिटी यानी कि कौन सी एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा एक्सीलरेशन के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा तो ऐसे आएगा ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस साइन गायब क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है और ये निगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, इसके लिए माइनस गायब हो जाएगा। तो ये अपना मेन फॉर्मूला ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां से ये कैसे आया, तो सिंपल सी बात है, अभी अभी तो पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा आर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, v अपॉन आर, इस r को इधर लेके जाएंगे इक्वल टू ओमेगा, यानी कि ओमेगा के जगह में अगर मैं रख दूं ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, आर से एक आर कैंसल, v स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा, जो कि ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर इससे और एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। वो क्या है, अगर आप समझ लो यहाँ की वैल्यू देखो, जो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा मिल जाएगा। अगर आर निकालोगे तो ओमेगा को इधर भगाना पड़ेगा, तो आर इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा मिल जाएगा। अगर ओमेगा ऐसा मिल जाएगा तो आर की जगह में हम क्या रखेंगे, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्या रखोगे, जो ये फॉर्मूला अभी आया इसमें आर की जगह में क्या रखोगे, v अपॉन ओमेगा, तो v स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, आर की जगह में क्या रख रहे हो, अपॉन क्या रख रहे हो यहाँ पे, v अपॉन ओमेगा रख रहे हो, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा, फिर एक v बचेगा और ये ओमेगा ऊपर गया तो v ओमेगा मिल गया, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है। पहली बात इसमें पुट किया, ठीक है, फिर दूसरा वाला निकाला तो इसमें पुट किया, मतलब इसी चीज को इन दोनों में पुट करते जाना है और आपको ये दोनों फॉर्मूले मिलते रहेंगे। पहली बात v इक्वल टू ओमेगा आर में से हम लोग ने क्या निकाला, ओमेगा निकाला और हमने इसमें पुट कर दिया, फिर हमने आर निकाला और हमने इसमें पुट कर दिया, समझ गया, तो हमको ये मिल गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तीन के तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे तो ये आप आगे या कोई भी चीज कर पाओगे, ठीक है। ये एक यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, इस एग्जांपल को फटाफट समझ लेते हैं। ए फैन इज रोटेटेड एट 90 रोटेशनल पर मिनट, ठीक है, रोटेशन पर मिनट 90 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है, यानी कि पर मिनट बोल रहा है, इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 कर दो, सेकंड में आ जाएगा 1.5 रोटेशन पर सेकंड बन गया, ठीक है। आरपीएम से आरपीएस बन गया। दूसरी बात, इट स्टॉप्स, जब बंद करोगे तो ये बंद स्विच ऑफ करने के बाद 21 रिवॉल्यूशन लेगा पूरा का पूरा फैन अच्छे से बंद होने में, समझ गया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, पूरा का पूरा फैन अच्छे से बंद होने में 21 रिवॉल्यूशन लेगा ये, ठीक है। तो कैलकुलेट द टाइम बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट, मतलब फ्रिक्शनल मतलब जो फैन के अंदर का मशीन है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, वो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है, समझ गया। तो अगर समझ लो ये 21 बार रोटेट हो रहा है फैन बंद करने के बाद, ठीक है, और नॉर्मल जब भागता है ये तो 90 के मतलब 90 बार रोटेट करता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 90 बार रोटेट करता है, 90 टाइम्स रोटेट करता है, और जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तो 21 टाइम्स रोटेट करेगा और स्टॉप हो जाएगा। तो फिर टाइम कितना लगा बंद होने में, स्विच ऑफ करने के बाद बंद होने में कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो मैंने एन नॉट कंसिडर कर लिया 90 आरपीएम, जिसको आरपीएस यानी सेकंड में कन्वर्ट किया 1.5 या डिवाइड बाय 60 करने का आरपीएम से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ओमेगा नॉट अपना इनिशियल वाला था 2 पाई एन नॉट, ये फॉर्मूला अभी 2 पाई एन हमने सीखा था, ठीक है। फिर इसमें अभी देखो फटाफट एन नॉट कितना है, एन नॉट 1.5 आरपीएस है, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एन नॉट है ना, और एन नॉट कितना है 2 पाई, एन नॉट कितना है 1.5, तो इंटू 1.5, 2 से मल्टीप्लाई है तो 3 पाई, समझ गया कि नहीं। और ये क्या है, ओमेगा है तो यानी कि रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड, अभी तो पढ़ा था, समझ गया इतना। नाउ अब हमने कंसीडर किया कि जब ब्लेड बंद हो रही थी, अभी तो ये स्टार्ट हो रहा था, यानी कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, इतने की वेलोसिटी से जब घूम रहा था फैन तब चल रहा था। अब क्या होगा, अब जब फैन बंद हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है, थीटा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई कैपिटल एन, इस बार रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी ले लिया मैंने, ठीक है। और जब बंद होगा तो ओमेगा यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जब नहीं रहेगी तो भाई फैन घूमेगा कैसे, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। तो अब अगर हम लोगों ने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया तो अपने को टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा मतलब चेंज होना, समझ गया। तो यहाँ पे डी ओमेगा क्या रहेगा, फाइनल वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, नॉट वाला इनिशियल है ना जब फैन भाग रहा था, और ये ओमेगा कौन सा है जब बंद हो गया फैन, और अपॉन टाइम, समझ गया कि नहीं। तो जब बंद हो गया फैन तब कितना दिया है, ध्यान देना अच्छे से, जब बंद हो गया अच्छे से टोटल का टोटल अपना फैन बंद हो गया तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो हो जाएगी ना। जब बंद हुआ फैन मतलब वेलोसिटी जीरो है, और जब घूम रहा था फैन, जब अच्छे से पूरा का पूरा फैन टोटली घूम रहा था तब कितना था यहाँ पे, ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पे ले लो, ओमेगा जीरो है, नॉट है,
समझ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा तब 3 पाई आ जाएगा और अपॉन में 2 3 टा मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो टाइम 28 सेकंड, ये टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि 28 सेकंड में अपना 21 रिवॉल्यूशन होता है और पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको बस सॉल्व करना है, इसको फटाफट कट करके सॉल्व करना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको समझेगा भी नहीं। तो ये था पूरा अपना जो एक एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ते हैं अभी डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। अब हमको अच्छे से डीप में सर्कुलर मोशन समझना है, ठीक है। तो इसके डायनेमिक्स क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी होगी, अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी डिपेंड है एक्सीलरेशन के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड है वेलोसिटी के ऊपर। अगर वेलोसिटी चेंज तो एक्सीलरेशन चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज तो वेलोसिटी चेंज, समझ गया। या फिर वेलोसिटी चेंज तो डिस्प्लेसमेंट चेंज, मतलब वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। तो अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, क्योंकि तभी तो वेलोसिटी होगी ना, इसके लिए, समझ गया। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि रेडियल एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। सर्कुलर मोशन तभी होगा जब रेडियल एक्सीलरेशन होगा। और एक चीज और सीखा कि रेडियल एक्सीलरेशन होगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, समझ गया। या फिर कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है ना, ये एक्सीलरेशन कौन सा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इसी की वजह से होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अभी अभी हमने पढ़ा था। और इसी अगर कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, अपना अच्छा खासा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप इस चीज को समझो, बाकी ये अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है जिसको मास इंटू एक्सीलरेशन ले सकता हूँ, बट सेंट्रीपिटल फोर्स अभी यहाँ पे कहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन अपना यानी कि ये फोर्स है ना, तो इसका नॉर्मल डेफिनेशन ma होता है। बट अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन रहेगा, ठीक है। और रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, समझ गया। इसके लिए ओमेगा स्क्वायर आर, बट ये कब रहेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सा ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम, ये नॉर्मल कंडीशन में। अगर यही वेक्टर में बोल दूं तो एम ये माइनस ओमेगा आर आ जाएगा ब्रैकेट में, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का वेक्टर ऊपर लगेगा फिर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में नॉर्मल रहेगा, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन जब डायरेक्शन की बात करोगे तो यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। ये आपको समझ के लेना है। तो यही है मेन फॉर्मूला, ये समझ के रखना है। कैसे आया, एम ए से, ए की जगह में रेडियल एक्सीलरेशन, क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन होने के लिए रेडियल एक्सीलरेशन चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। विदाउट रेडियल एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, या फिर होना नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये था अपना कौन सा, सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये माइनस में कब, यहाँ पे जब आप डायरेक्शन लगा रहे हो, डायरेक्शन नहीं लगाऊंगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे हमने 10th में या 11th में पढ़ा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो ये क्या और ये डिफरेंस है क्या, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर का रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंड नॉर्मल वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इसमें पुट कर दो, तो ओमेगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसल, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मिल गया ना, सेम सेम, ठीक है। तो ये आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझ के लेना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी सेम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये भी फॉर्मूला सेम है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझते हैं कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में जो डायरेक्शन होता है किसी भी चीज का, वो सेंटर के टूवर्ड्स होता है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सेंटर है, इसके टूवर्ड्स इसका डायरेक्शन रहेगा। इसके पहले भी मैंने बहुत बार आपको ये चीज दिखाई है, ठीक है, पहले वाले स्लाइड में आपने देखा होगा। तो अब इसमें क्या होता है, फोर्स जो होता है अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। दूसरी बात क्या होता है, जो फोर्स होता है ना, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स में फोर्स लगे या सेंट्रीफ्यूगल में लगे, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, समझ लो कि ये एक डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है और इस साइड एक दूसरा भी 5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है ना, समझ गया कि नहीं। ये इधर जा रहा है, ये इसके अपोजिट में आ रहा है, तो ये निगेटिव समझ लो, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा है। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, जो दोनों 5 की स्पीड से जा रहा है, ये 5 मेरा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बट जब मैं वेक्टर की बात करूंगा तो यहाँ पे फिर प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा। अगर प्लस लग रहा है तो ऐसे डायरेक्शन में, माइनस लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट जो रियल फोर्स होगा वो अपोजिट रहेगा,
ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में यहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब कौन सा? अभी बताया था आपको कि एक ऐसा फोर्स जिसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है बट फिर भी फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, चलो अब एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में अपना सन के अलोंग अर्थ घूमता है। ठीक है, यानी कि जो सन रहेगा, सन किसी भी अपने एक ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा। समझ गया? जैसे कि अर्थ अपना सन के अगल बगल घूमता है और जो अपना सन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है किस पे? अर्थ पे, और अर्थ फिर सेंटर के अगल बगल घूमता है। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? समझ लो आप रूबिक क्यूब यहाँ पे ये जो भी है इसको जो भी बोलते हैं यार, स्पिनर वगैरह, ठीक है, तो ये आप लेके रखे हो और इसमें यहाँ पे कुछ आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अगर आपने ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया और फिर आपने इसको घुमाया तो ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट थ्रोन आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे अगर सेंटर है तो सेंटर ने इस पे अपोजिट फोर्स लगाया। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता था? अंदर की तरफ आता था, बट इसमें अब ऐसा नहीं होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट बाहर थ्रोन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें फोर्स का डायरेक्शन आउट फ्रॉम द सेंटर होता है। समझ गया? ये बात ध्यान रखना। बट इसमें किसी ने फोर्स लगाया नहीं है एक्चुअली, ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दो टाइप के फोर्स है, रियल फोर्स और सूडो फोर्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। रियल और सूडो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। दोनों फोर्स को ऐड कर दो तो वैल्यू 0 आती है, क्योंकि +1 और -1 को ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। जबकि इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, बस डायरेक्शन इनका डिफरेंट होता है। प्लस और माइनस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऐड करोगे 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये नेट सूडो फोर्स है, यानी कि टोटल सूडो फोर्स है ये, जिसमें पता ही नहीं चलता है कि भाई फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है। तो ये जो क्वाइन मैंने आंसर दिया था ना आपका, क्वाइन में क्वाइन का आंसर, तो वो आपको क्या समझाता है? एक ट्रेन था, कंपार्टमेंट था, उसमें क्वाइन आपने टॉस किया, ट्रेन आगे गई तो क्वाइन थोड़ा पीछे गिरना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो क्वाइन वहां पर ही गिरता है। और इसीलिए उसमें किसने ऐसा फोर्स, बैलेंस फोर्स लगाया जिसने क्वाइन को प्रॉपर मैनेज करके रखा, उस फोर्स को हम बोलते हैं रेफरेंस फोर्स या फिर सूडो फोर्स। ठीक है, ये सूडो फोर्स एकदम इक्वल एंड अपोजिट होता है किसके? रियल फोर्स के, बट मैग्नीट्यूड में सिमिलर रहेगा और डायरेक्शन में अलग डिफरेंट रहेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सूडो फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ आप माइनस लगा देना क्योंकि ये सूडो फोर्स है, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये रियल फोर्स mv²r रहेगा और ये सूडो फोर्स -m²r, क्योंकि ये सूडो फोर्स है और ये रियल फोर्स है। रियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गया? इन दोनों को ऐड करोगे 0 वैल्यू आती है। रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी, रिजल्ट वैल्यू, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, फाइनल डिसीजन, आंसर, वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ गया? इस बात को आपको समझ के रखना है। तो सूडो फोर्स क्या होता है? निगेटिव फोर्स एकदम, बट एकदम मैग्नीट्यूड में सिमिलर, वैल्यू सेम आएगी, चाहे वो सेंट्रीपिटल की हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल की हो। बस डिफरेंस इतना रहा करेगा कि सेंट्रीफ्यूगल का आंसर हमेशा माइनस में रहेगा और सेंट्रीपिटल का आंसर प्लस में रहेगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एकदम कोई भी जिसका मैग्नीट्यूड और कोई भी मतलब डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स हो। ठीक है, और सूडो फोर्स क्या होता है? अपोजिट फोर्स, जबकि मैग्नीट्यूड में सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? रियल फोर्स के, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स के, यानी कि किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। सूडो फोर्स, रियल फोर्स को ऐड करोगे 0 वैल्यू आएगी। रियल फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सूडो फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये बात याद रखना। चलो अब एक हम लोग एप्लीकेशन फटाक से देख लेते हैं, यानी कि जो मेन एप्लीकेशन है अपना, जो कि मतलब एक थियरी है, इसको आपको समझ के लेना है। ठीक है, समझ लो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास ये समझ लो एक रोड है। क्या है ये? एक रोड है। ठीक है, इस रोड के ऊपर यहाँ पे आपको देके रखा है एक कार। ठीक है, अब ये कार मूव करेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब ध्यान देना इसमें से। तो इसमें जो अर्थ एक वेट है, जो इसका वेट है वो mg है, जो कि अर्थ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो इस पे नॉर्मल एक फोर्स होता है जो कि अपने वेट को हमेशा क्या करता है? मैनेज करता है। अगर समझ लो कि ये अपना सरफेस है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स, तो मुझे कोई तो मैनेज कर रहा होगा ना। तो मेरा नॉर्मल एक फोर्स होता है जो कि अपोजिट होता है। ये नॉर्मल और वेट का जो फोर्स होता है हमेशा अपोजिट होता है। ये चीज समझ लो, कहीं भी कभी भी याद रखना, हमेशा ये नॉर्मल और mg हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड में n और mg एक ही बात है।
ठीक है, दोनों n का भी आंसर सेम आएगा, mg को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो सेम आंसर आएगा, जो भी कंडीशन रहा करेगी उसके हिसाब से। n और mg सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो भाई अगर समझ लो मेरा फोर्स 10 ग्राम है और मैं अंदर जा रहा हूं तो 10 ग्राम का ही फोर्स ऊपर भी अप्लाई होगा ना मेरे ऊपर, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, तभी तो मैं बैलेंस रहूंगा। पता चला ऊपर 20 ग्राम हो तो मैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाऊंगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाऊंगा। इसके लिए ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये क्या है, n है नॉर्मल, जो कि इक्वल एंड अपोजिट रहेगा वेट के। और दूसरा है कार चल रही है तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। आपने अच्छे से पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन, ये टायर है और टायर के बीच में रोड है, इसके बीच में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स को एफएस से दिखाया है, स्टैटिक फ्रिक्शन करके दिखाया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में लेनी है, ठीक है। तो ये एफएस क्या है, ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्ट्रेट जा रहा है अच्छे से, ठीक है, इसको आपको समझ के लेना है। और ये आर एक डिस्टेंस है जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है, तो आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो कितने टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। पहला है वेट अप्लाई हो रहा है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। दूसरा, इसमें मतलब आपको ये डायग्राम बनानी है और यहाँ पे लेना है थियोरेटिकल प्रूफ, फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार में टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये देखोगे ना, आपको बिल्कुल नहीं समझेगा, यहाँ से आप फटाफट पूरा आंसर निकाल सकते हो। तो वेट क्या है, mg है, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड है। दूसरा फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तीसरा फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो, ठीक है। नाउ हियर अभी फ्रॉम इस डायग्राम से n और अपना mg दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि mg इज इक्वल टू n रहेगा। दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। कितना बराबर रहेगा, एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। आपको ये लग रहा होगा कि ये रोड है, लेकिन ये एक ऐसा एक टाइप का हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल रोड बोलने का मीनिंग है कि एक ऐसा सर्कुलर टाइप की रोड है। आपने ऐसी देखी भी होगी घुमावदार, जैसे पहाड़ के एरिया में जाओ ऐसा घुमावदार, एक ऐसा मतलब समझ लो कि एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड है, मतलब एक सर्कुलर टाइप की ऐसा एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है। तो अगर समझ लो यहाँ पे कोई भी कार ऐसे जा रही है, समझ लो कोई भी कार ऐसा यहाँ पे जा रही है, तो फिर मैं इसको एक सेंटर समझूंगा और यहाँ पे ऐसा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि कार का डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा, समझ गया। तो ऐसा है ना यहाँ पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बट अभी हम इसको v के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एम आर ओमेगा है ना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अभी समझा था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओमेगा की वैल्यू निकाल के v अपॉन आर, ये वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पे ओमेगा की जगह में, तो ये r से एक r कैंसल, क्योंकि ओमेगा की जगह में जब v अपॉन आर पुट करूंगा तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, r कैंसल, जब r कैंसल तो v स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, ठीक है। नाउ अभी ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 दिया था, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे देख लो फटाक से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो m इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, n अपॉन g मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अपने को m दिया हुआ है, तो इस m के जगह में मैं यहाँ पुट कर दूंगा n अपॉन g, ठीक है। तो n अपॉन g जैसे ही पुट करूंगा तो इंटू v स्क्वायर अपॉन r, ये पूरा वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ गया होगा m इज इक्वल टू n अपॉन g, ठीक है। नाउ ये g और r को मल्टीप्लाई करके एक साथ रख दिया, ठीक है, साइड में समझ गया होगा आपको। नाउ अभी क्या होएगा, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ये fs है और इस n को नीचे ला दिया, तो n को नीचे ला तो fs अपॉन n बन गया इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये मिल गया। नाउ अब तो ये आपको समझ गया होगा, बट अब एक चीज और समझनी है। अगर समझ लो ये जो यहाँ पे पूरा देके रखा है, यानी कि नॉर्मल फोर्स ये इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होता है, ऐसा कैसे, इसीलिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स के टाइम पे, अगर नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होता है, इसीलिए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन इंक्रीज तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज, समझ गया, ये बात ध्यान में रखना अच्छे से। अगर जो नॉर्मल फोर्स है ये इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, अब कभी भी अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। उस कांस्टेंट वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, नॉर्मल सा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्या ले लिया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लिया, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे फ्रिक्शन है, जो कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू, एम यू से हम इसको डिफाइन करेंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू एन से इसको हम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी जगह हम यहाँ पे म्यू एस रहेगा जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी उसके बाद हम क्या लेंगे, नाउ एट मैक्सिमम स्पीड में अगर मैं इस n को इसके अपॉन कर दूं तो f अपॉन n इज इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। नाउ और f अपॉन n क्या है, यहां से मिलेगा ना f अपॉन n, तो v स्क्वायर अपॉन आर जी मिल जाएगा,
एफ अपॉन एन, यहां से क्या मिल जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, नाउ अभी वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इस आर जी को इस साइड लेके चला जाऊं तो म्यू इंटू आर जी बन जाएगा ये। ठीक है, और वी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, वी से स्क्वायर रूट गायब और रूट ऑफ म्यू आर जी। तो ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, मतलब किया क्या है, पहले एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि फिगर से दिख रहा है अगर ऊपर का फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फ्रिक्शन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर मैं वेट ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ये जो टायर है इसका वजन बढ़ेगा और ये टायर रोड से ज्यादा घसेगा ना, ज्यादा इसका फ्रिक्शन होगा, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर न्यूटन यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है ये इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए ये मैक्सिमम कंडीशन है। ठीक है, और एफ इसीलिए क्या रहेगा, इक्वल टू एन के, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, एफ अपॉन एन, और एफ अपॉन एन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। पुट कर दिया, यहाँ पे क्या मिल गया, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फिर ये म्यू आर जी यहाँ पे आ गया और वी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, स्क्वायर रूट लिया, इसके ऊपर रूट और इसके ऊपर से स्क्वायर गायब हो गया। समझ गया, तो ये अपना वी इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी एक वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ये था पहला एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें अपना जो व्हीकल है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मतलब डेथ का वेल, ऐसा वेल ऑफ डेथ ऐसा हम पढ़ेंगे, इसके बारे में मौत का कुआं ऐसा कुछ आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन पढ़ा, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये एग्जाम में बोर्ड के 3 मार्क्स को आता है। ये लगातार 2015, 2016, 17 के एग्जाम में बोर्ड में पेपर में आया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपको प्रूफ करना है v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। कैसे प्रूफ करना है आप समझ चुके हो। पहले mg इज इक्वल टू n लेने का, फिर अपना सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल, यहाँ से fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r निकाला, पुट किया, n इज इक्वल टू mg की वैल्यू में से m निकाल के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, fs अपॉन n इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg मिल गया। फिर यहाँ पे हमने इसको ये सॉल्व किया, जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू आ जाएगा, म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली fs अपॉन n, फिर fs अपॉन n क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे fs अपॉन n क्या मिल जाएगा, ये मैक्सिमम पॉइंट के लिए देख रहे हैं ना हम लोग, तो fs अपॉन n क्या मिल जाएगा, यहाँ पे है v स्क्वायर अपॉन आर जी, इसकी वैल्यू यहाँ से फटाक से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, पुट की तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, v इज इक्वल टू म्यू आर जी, स्क्वायर रूट लिया तो रूट ऑफ म्यू आर जी। समझ गया, तो ये बहुत ही चिंदी सा टॉपिक था, इतना सा कंसेप्ट था इसका टोटल। ठीक है, अब तक आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, याद करके रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक और भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस, फिर रोटेशनल मोशन के बारे में। अगर आपने अब तक इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया है, नोट्स प्रॉपर आपने बनाई होगी, नहीं बनाई है तो आप लोग इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।